तो मैं ये कह रहा था कि चैप्टर नंबर 3 की हल्की फुल्की आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, और उसी तरह आपका डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है। उनकी जरूरत नहीं मुझे, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, सिर्फ इन तीन की जरूरत पड़ेगी मुझे इस चैप्टर के लिए। तो थोड़ा बहुत वहाँ का आइडिया आपको होना चाहिए। बेसिकली हमारा जो यहाँ पर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और तीसरी चीज है आपकी एक्सीलरेशन, इनका ही नाम आएगा इस चैप्टर में, और कोई नया नाम नहीं आने वाला। ठीक है, इसके ऊपर आपने डीप स्टडी चैप्टर 3 में कर रखी है, हम इसका थोड़ा सा यूज करेंगे। बस चैप्टर में 3 में फर्क क्या था आपका, वो भी मोशन था, बट दैट मोशन वाज इन अ स्ट्रेट लाइन, इट वाज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो वहां पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ रहा था कि बॉडी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, आप सिर्फ बोलते बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही है, इसकी वेलोसिटी भी एक डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी एक डायरेक्शन में, बस आप ये बात कर रहे थे। इस चैप्टर में क्या होगा, अब आपको डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर आपका क्या है, हम जानते हैं कि जो तीनों चीजें हैं आपकी, जो तीनों चीजें होती हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ऑल ऑफ देम आर वेक्टर क्वांटिटीज, ऑल ऑफ देम आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो नाउ वी नीड टू नो कि अब डायरेक्शन डिपेंडेंट चीजों के बारे में हमें जब पढ़ना है, तो डायरेक्शन तो आपको कहीं भी हो सकती है, डायरेक्शन तो एक्स में भी हो सकती है, वाई में भी हो सकती है, जेड में भी हो सकती है। हमें यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों एक साथ नहीं पढ़ने हैं, हमको यहाँ पे पढ़ना है सिर्फ एक ही एक्स या वाई में, एक मतलब एक किसी प्लेन में पढ़ना है, मतलब एक्स वाई, वाई जेड या जेड जेड एक्स। अगर मैं पहले समझूं कि प्लेन क्या होता है, तो कुछ नहीं होती। हम जानते हैं दुनिया में आपकी क्या होती है, तीन तरह की एक्सिस होती है। एक होती है आपकी एक्स एक्सिस, एक होती है आपकी वाई एक्सिस, और एक होती है आपकी जेड एक्सिस, इस तरह से। तो ये एक प्लेन बन रहा है यहाँ पे, प्लेन का मतलब एक कॉपी का एक पेज मान लिया जाए, तो एक प्लेन आपके सामने बनकर तैयार हो गया, एक प्लेन बन गया। इस प्लेन को हम बोल देंगे आपका जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन। ठीक, दूसरा हम प्लेन बनाना चाहें तो आपका कैसा प्लेन बन जाएगा, 3D में हम बात कर रहे हैं, तो एक प्लेन मान लीजिए इस तरह से बन गया। ये कौन सा प्लेन हो जाएगा आपका, इसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के अंदर आ रही है, तो इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। और थर्ड प्लेन की अगर हम बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड प्लेन आपका हो जाएगा जो इस तरह से बनेगा आपके सामने, और ये आपका प्लेन बनकर तैयार होगा। तो ये सब एक पेज जैसे हैं आपके, और ये आपका हो जाएगा वाई जेड प्लेन। तो तीन तरह के प्लेन एग्जिस्ट करते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। इसका मतलब वो इन तीनों प्लेन में से या तो एक्स वाई प्लेन या एक्स जेड प्लेन या एक्स वाई जेड प्लेन में किसी एक प्लेन में आपकी बॉडी चल रही होगी। जनरली हम इसको अपना प्लेन मान के चलते हैं, जनरली हम ऐसे मान के चलेंगे अपना प्लेन हमेशा इस तरह से, ये हमारा प्लेन है, तो इस प्लेन पे हमारी बॉडी क्या हो रही है कि चल रही है। तो आप एक्स जेड बोलो जेड एक्स बोलो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई भी प्लेन बोल देगा, हमें बस प्लेन से मतलब है, गाड़ी आपकी इस तरह चल रही है, तो एक प्लेन में आपकी जब बॉडी मोशन करती है, तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। अब इसमें फर्क क्या है, फर्क ये है कि प्लेन में जब बॉडी आगे चलेगी, तो इस तरह का जब प्लेन होगा, तो आपकी जो बॉडी है, जैसे लेट्स से दिस इज योर बॉडी, वो आपकी इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, वो इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, वो इस डायरेक्शन में जा सकती है, वो इस डायरेक्शन में जा सकती है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, एक्सेप्ट हम उसको अभी ऊपर लेके नहीं जा रहे। हाँ, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो फिर किसी और एक डायरेक्शन को हटा देंगे वहां पे, तो यहाँ पे किसी दो डायरेक्शन में आपकी बॉडी चल सकती है, उसको हम आपका प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डायरेक्शन की इतनी हम बात कर रहे हैं किस डायरेक्शन में जाएगी, तो हमें यहाँ पे ये पढ़ना जरूरी है कि डायरेक्शन वाली जो चीजें होती हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वो क्या होती हैं, और इनकी जो मैथमेटिक्स होती है, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर एल्जेब्रा, वो क्या होती है, कैसे उसको हम यूज करते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है आपका स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स बहुत ज्यादा डीप में आपको उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये एक्चुअली में टॉपिक होता है आपका मैथमेटिक्स का। क्लास 12th में आप वेक्टर एल्जेब्रा नाम से एक चैप्टर पढ़ते हो, क्लास 12 में बहुत बड़ा चैप्टर है एक वेक्टर एल्जेब्रा करके, उसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं आपके, तो उसको आप डीप में पढ़ोगे वहाँ पे स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। अभी आपको इतना स्केलर्स और वेक्टर्स पढ़ना है जो कि आपके लिए फिजिक्स के लिए काम का है, फिजिक्स के लिए काम का है, और फिजिक्स में हम स्केलर पे भी कम ध्यान देंगे, हमारा मेन फोकस इस चैप्टर के अकॉर्डिंग और आगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग वेक्टर्स पे ज्यादा होगा। तो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम उसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, डिवीजन आपका वेक्टर में नहीं होता है, और कैसे हम आपका उसमें आपके किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, उनकी बात करेंगे हम यहाँ पे, और बाकी चीजों की बात करेंगे कि कौन से लॉज हैं जो गवर्न करते हैं वेक्टर्स को, और आपके क्या क्या चीजें उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे, दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं दुनिया में, उनको बेसिकली हमने दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज में बांटा। दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको बेसिकली हमने दो टाइप में बांटा। एक टाइप कहलाता है जिसको हम बोलते हैं आपका स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरा टाइप कहलाता है जिसको हम बोलते हैं आपका वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं,
ऐसी क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सॉरी ऐसी क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, ऐसी क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। एक्चुअली आज नीट का एग्जाम था, मेडिकल वाला जो नीट होता है उसका एग्जाम था, तो काफी बच्चों के मेरे को सुबह से मतलब काफी मैसेजेस और वो सब आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा बिजी था मैं आज। चलिए, तो वेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं, इसी के बारे में हमें डीप स्टडी करनी है इस चैप्टर में, स्केलर्स के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करनी है, तो इसमें हम स्टार मार्क कर रहे हैं। तो क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं आपका वेक्टर क्वांटिटीज। अगर कुछ एग्जांपल्स की हम यहाँ पे आपके सामने बात करेंगे तो एग्जांपल्स में आपका आ जाएगा यहाँ पे, जैसे आ गया मास आ गया, यहाँ पे आपका टाइम आ गया, यहाँ पे डेंसिटी आ गया, ठीक है, और आपके बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आप आगे जाके और पढ़ते रहोगे। जैसे इसके एग्जांपल हमने पढ़ चुके हैं, वर्क भी हमने आपको बताया था, वर्क, एनर्जी और हीट, ये भी सब आपके स्केलर क्वांटिटीज होते हैं, इसको हमने वर्क, एनर्जी एंड पावर में अच्छे से समझा है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो दे आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स दैट लाइक कि इसकी वेलोसिटी हो गई, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, मैक्सिमम क्वांटिटीज आपकी फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सिलरेशन हो गया, उसके बाद आपका फोर्स हो गया, मोमेंटम पढ़ चुके हैं, मोमेंटम हो गया, इम्पल्स पढ़ चुके हैं हम, चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं इम्पल्स को, इम्पल्स हो गया आपका, ठीक है, ये सब चैप्टर आगे के चैप्टरों में भी आते हैं। तो ये सारी चीजें आप करते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, हम इतने एग्जांपल्स अभी काम चला रहे हैं अपना, ठीक है। इनके अलावा एक क्वांटिटी और स्पेशल पाई जाती है, आपके सिलेबस में नहीं है, बस उसका नाम पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके सिलेबस में है। वो होती है आपकी टेंसर क्वांटिटीज विच आर अदर देन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, विच आर नॉट नाइदर वेक्टर नाइदर स्केलर। दीज क्वांटिटीज के इनके पास में क्या होता है बेटा, इनके पास में मैग्नीट्यूड होता है, इनके पास में डायरेक्शन भी होती है। फिर सर अगर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये तो वेक्टर होने चाहिए, तो वेक्टर और इसमें फर्क क्या रहा? तो वेक्टर में एक खास बात और होती है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, वो ये होती है, इसके अंदर एक खास बात और होती है कि दे फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, दे फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि हमें आगे जाके लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी पढ़ने, मेनली ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, ये पढ़ने आगे जाके। बट टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं, विच डू नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आपके लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते। क्या होते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। खासकर सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ, उसको फॉलो नहीं करते तो आपके वेक्टर नहीं होते, अगर फॉलो करते हैं तो वो वेक्टर होते हैं। बाद में बात करेंगे। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि आपके सिलेबस में है, क्लास 11th में ही आप उसको पढ़ोगे, क्लास 11th में आप जाके पढ़ोगे नेक्स्ट बुक में, वो होगी आपकी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओनली दीज टू एग्जाम्पल्स आर इन योर सिलेबस विच आर टेंसर क्वांटिटीज। अदर देन दीज all the quantities can be either scalar quantity or vector quantity, and we are going to talk about vector quantities in this chapter mainly। चलिए बात करते हैं हम, अब हमारा फोकस आ जाएगा किस पे, वेक्टर क्वांटिटीज पे। तो वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन तो क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वेक्टर्स आर दोस क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दे फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहली बात तो आपकी जो नॉर्मल एल्जेब्रा होती है, जो नॉर्मल एल्जेब्रा होती है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, ठीक है। नॉर्मल एल्जेब्रा में क्या होता है कि आप 2+3 कर देंगे तो आपका आंसर 5, सॉरी आपका आंसर 5 आएगा, हाँ, लेकिन यहाँ, सॉरी वहां पे 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर 2+3 का सेंस कुछ और होता है। अगर ये और ये क्या है आपके वेक्टर्स हैं तो यहाँ पे इसका कुछ और मीनिंग होगा, √2² + 3² नहीं होगा, और भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे इनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको मैंने बता दी, पूरी डेफिनेशन होती है क्या है उसकी। अब किसी भी वेक्टर को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे मैंने ए बोला तो इसको बोलते हैं ए वेक्टर, या इसको हम दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं, बोल्ड, बोल्ड कर देते हैं इसको, ठीक है। हम बोल्ड नहीं करेंगे, हम वेक्टर लिखेंगे। एनसीईआरटी जो है वो बोल्ड लेटर लिखती है, एनसीईआरटी किसी वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करती है तो बोल्ड लेटर में लिखना चाहती है उसको, ठीक है। लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हर बार हमें ऐसे गोल मोटा मोटा करना पड़ेगा, हम इस तरह से फॉलो करेंगे, वी विल फॉलो लाइक दिस, ठीक है, विल फॉलो दिस एज अ साइन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी।
और तरीके क्या हैं, और कभी आपका ए और बी के नाम से या सी डी के नाम से या डी के नाम से करेगा तो ऐसे करके साइन करता है। इसमें जब भी मैंने ए बी दो अक्षरों का इस्तेमाल किया है तो उसमें ऑटोमेटिकली पहला जो अक्षर होगा, पहला जो लेटर होगा, इट विल बी योर इनिशियल पॉइंट एंड द अदर विल बी योर फाइनल पॉइंट। दैट इज, ये आपका पहला पॉइंट और ये आपका पहला पॉइंट। एक सेकंड रुकेंगे, चलिए। तो हम देख रहे थे यहाँ पे कि इस तरह से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आगे बात करें हम इसमें, तो किस तरह से बात होती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का मतलब क्या होता है। कोई एक पॉइंट होगा इनिशियल पॉइंट, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक होगा फाइनल पॉइंट, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे, और आपकी डायरेक्शन कैसे डिनोट होगी, दिस एरो है, दिस एरो विल डिनोट द डायरेक्शन। इसको हम बोलेंगे आपका हेड, या दूसरे नाम से इसको कभी कभी हम टिप भी बोलते हैं। और जो पीछे होती है, क्योंकि ये आपकी एरो की टेल टाइप से दिख रही है, तो इसको हम टेल ही बोलते हैं। तो वेक्टर का टेल और वेक्टर का हेड और टिप, इसके ऊपर लिख देता हम ऐसे ए वेक्टर, या फिर हम इसको, अगर मैं ए बोल रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूँ, तो मैं इसको ए बी वेक्टर नाम से भी पुकार सकता हूँ। तो इस तरह से हम वेक्टर को क्या करते हैं बेटा, वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये हमारा जो तरीका हो गया, ये क्या हो गया, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। चलिए, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, इस तरह से हम आगे नहीं करेंगे। आगे तो हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, लेकिन हाँ वही है ना, तो पहले आप कोई चीज पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहले एबीसीडी पढ़ते, तो उसी तरह से हम चीजों को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, मैंने कहा था कि किसी भी वेक्टर के पास में एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। देन दिस लेंथ ऑफ एरो, द एरो की जो लेंथ है आपकी, इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस एरो विल रिप्रेजेंट, length of this arrow will represent the magnitude of vector. Magnitude of vector will be represented by the length of the arrow, and this head will represent the direction of arrow. तो अगर हम बात करें तो डायरेक्शन ऑफ एरो जो होगी वही क्या होगी, आपकी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होगी, और जो लेंथ ऑफ एरो होगी वो क्या होगी, आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होगी। लेकिन कल को अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं यहाँ पे एक 10 किलोमीटर लाइन को खींचता जाऊंगा। हम उस टाइम पे क्या करते हैं, हम वहां पे एक स्केल का काम करते हैं। हम बोल देते हैं, जैसे ग्राफ बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि लेट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, इस तरह से बात करते थे हम। तो हम एक क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर की ऐसी लाइन खींचेंगे, ठीक है, और हम मान लेंगे 10 सेंटीमीटर इक्वलेंट है किसके, 10 किलोमीटर के, और बाकी जो भी चीजें हैं आपकी उसको उसी तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो उस तरह से थ्योरेटिकल बातें हैं सारी, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है हमारा पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखिए, तो पोजीशन वेक्टर जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की मुझे पोजीशन बताता है, उसको मैं अपना पोजीशन वेक्टर बोलता हूं। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है उसके बारे में अभी बात करेंगे। देखिए, मैंने बोला आपका कि यहाँ पे हम बात करते हैं, लेट्स से कि ये आपका आपका ये आपका मैंने बना दिया आपका एक्स बना दिया यहाँ पे, क्योंकि हम प्लेन में ही बात करेंगे तो एक्स और वाई में हमें मैक्सिमम टाइम अपना बात किया करूंगा। तो मान लीजिए आपका एक पॉइंट है यहाँ पे जिसका नाम है पी, लेट्स से ए है इसका नाम, ठीक है। तो जब मैं ए को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मुझे एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ये मेरा क्या बन जाएगा, वहां पे रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। और जनरली हम हमेशा अपना रेफरेंस पॉइंट किसको मान के चलते हैं, हम हमेशा रेफरेंस पॉइंट अपना ओरिजिन को मान के चलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0,0 होते हैं। तो हम एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे। उससे हम क्या करते हैं, टेकिंग 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 ओ एस या रेफरेंस पॉइंट एस इनिशियल पॉइंट एंड ए एस फाइनल पॉइंट, ए एस फाइनल पॉइंट will join OA by a line segment, and we always know कि हमारा एरो का हेड हमेशा फाइनल पॉइंट पे होता है, टेकिंग हेड एट ए, ठीक है। देन विल गेट अ वेक्टर, हमें एक वहां पे वेक्टर मिलेगा। देन ओ ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इसको बोलते हैं। और ऑब्वियसली हमने किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ पे ओ, कहीं कभी हम रेफरेंस चेंज कर देंगे तो हमारा वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने ए ले रखा है इस पॉइंट को,
3। तो मैं ओ से क्या करूंगा, आपका ओ से एक लाइन खींचूंगा मैं यहाँ से, और कहाँ तक लेके जाऊंगा, मैं ए तक लेके जाऊंगा उसको। और जब मैं उसको ए तक लेके जाता हूँ तो आपको एक वेक्टर मिलेगा इस तरह से। एरो मैंने ए की तरफ किया है, तो बेटा ये आपके सामने एक ओ ए वेक्टर बनके तैयार हो गया। आपके सामने क्या बनके तैयार हो गया, एक ओ ए वेक्टर बनके तैयार हो गया। इस ओ ए वेक्टर को मैं क्या कहता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है, सिंपली कुछ नहीं, हमने एक पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन से एक पॉइंट को कनेक्ट कर दिया तो उसको बोलते हैं। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। ध्यान देना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए जनरली हम दो अलग अलग पॉइंट की बात करते हैं, जो कि आपके उनमें से कोई भी एक भी ओरिजिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिन हो जाएगा तो पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा। तो जैसे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने बोला लेट से कि मैंने आपका फिर से एक्स और वाई ऐसे बनाया, ठीक है, और मैंने एक्स और वाई ऐसे बनाया, ये आपका ओरिजिन है फिर से, और मैंने यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ पर मैंने कहीं बी ले लिया, ठीक है। मैं यहाँ से ओ से जब ए को ज्वाइन करता हूँ, मैं ओ से जब ए को ज्वाइन करता हूँ, देन आई विल गेट अ वेक्टर which is position vector of A. Similarly, I will join O से B, then I will get a vector OB. तो यहाँ से ओ ए वेक्टर और आपका ओ बी वेक्टर आपको मिल गए। आपको ओ ए वेक्टर और ये मिल गया आपको ओ ए वेक्टर, ठीक है, ये मिल गया आपको ओ बी वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, विल कनेक्ट ए से बी। आपको जहां ऐड रखना है वहां रखो, उसके हिसाब से आपको वेक्टर का नाम पड़ेगा, ठीक है। विल कनेक्ट ए बी, तो यू विल गेट ए बी वेक्टर, यू विल गेट ए बी वेक्टर। दिस ए बी वेक्टर इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस ए बी वेक्टर इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसमें खास बात क्या है कि ना ए आपका ओरिजिन है ना बी आपका ओरिजिन है, ये दो अलग अलग पॉइंट है, और उनके बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका उसको हम बोल रहे हैं आपका ए बी वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप पहले से पढ़ के आए हो लास्ट चैप्टर में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर मैं उसको लास्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग बोलूं, देन डिस्प्लेसमेंट इज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, it is the shortest distance between इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और अगर हमें उसके डायरेक्शन की बात करनी होती है तो हम डायरेक्शन क्या बोलते हैं, कि इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होती है, लाइक अ वेक्टर इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इसकी डायरेक्शन होती है। बाकी इसको हम कंपैरिजन करके आए हैं आपका पहले, सारी चीजों से हम पहले कंपेयर कर चुके हैं इसको किस तरह से, डिस्टेंस से। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ही बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो हम थोड़ा सा समझते हैं उसको। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर मैं यहाँ पे बेटा बात करूं, तो लेट्स से कि आपका यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, एंड इस बार आपका पी से क्यू हम जा रहे हैं, विच मीन्स दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट। So I can say कि PQ is a displacement vector, but if I'll take a distance, random distance, इस तरह से ये कोई डिस्टेंस ले लिया, इस तरह से कोई डिस्टेंस ले लिया, ये मान लीजिए आपका पाथ 1 है, ठीक है, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, और लेट्स से कि अंदर वाला जो पाथ है पाथ 3 है, ठीक है। तो पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3 क्या कहलाएंगे आपके, पाथ 1 पाथ 2 एंड पाथ 3 आर योर different distances. These are your different distances. These are your different distances. But इनमें आपका क्या होता है, एक ही जो आपका पाथ 2 होगा ये क्या कहलाएगा, this will be called as displacement, because this is sorry path 3, this will be your displacement. Why? Because आपका इन तीनों केस में सबसे छोटा जो रास्ता है वो पाथ 3 है। मैं पाथ 3 ही नहीं, मैं यहाँ पे अगर ये भी लिखूं पाथ 1 पाथ 2 और पाथ 3 में से डिस्प्लेसमेंट क्या है, तब आप ये बोलोगे पाथ 3 इज योर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है आप किसी भी पाथ से जाओ, इट डज नॉट मैटर कि आप किस पाथ से गए हो, डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, चाहे आप किसी पाथ से जाओ, ठीक है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट डज नॉट,
जो डिस्प्लेसमेंट है इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो वो हम ये बोल सकते हैं आपका कि डिस्प्लेसमेंट फिर किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। आप किसी भी रास्ते से जाइए, आपके जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका सबसे छोटा डिस्टेंस होगा बिटवीन ऑल द पाथ्स ओनली। और लास्ट चीज ये है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा बेटा इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्टेंस एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होती है तो हम सीधे डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा आपका ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। और एक और बात, डिस्प्लेसमेंट कैन बी, कहीं भी से कहीं हम जब जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, it can be negative and it can be positive, it can be positive but distance is always positive। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बेटा आपका, इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो आपको पता होने चाहिए और इसके अकॉर्डिंग पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम वेक्टर्स को, क्योंकि हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर कब इक्वल कहलाएंगे, तो इसके लिए बात समझना जरूरी है कि एक वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, इसका क्या मतलब है कि दोनों इक्वल होंगे। इसकी कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन होगी दैट magnitudes of magnitudes of a vector is equal to magnitude of a vector is equal to magnitude of b vector। पहली कंडीशन होनी चाहिए। दो वेक्टर हमेशा तभी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहे, सेम रहे, बिकॉज वेक्टर के बाद डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। इस तरह से मैंने बोला कि आपका हमेशा होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक और बात पूछता हूँ कि आपका एक वेक्टर ए ऐसा है और अगर उतनी ही लेंथ का अगर आपको एक और वेक्टर मिल जाए, चाहे आपने कहीं और बनाया है, बस इंपॉर्टेंट क्या है, लेंथ भी उतनी होनी चाहिए। दूसरी बात कि ऐसी कि आपका उन दोनों का जो लेंथ मैंने लिया वो भी बराबर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे नीचे क्या लिख सकता हूँ, आपका बी को आपका ए के बराबर भी यहाँ से लिख सकता हूँ कि ए को मैं ऐसे बोल सकता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि वो यहीं पे होगा इसके नीचे, क्या पता ये जो लाइन है मैं ऐसे बना दूं, ध्यान देना मैंने लाइन ऐसे बना दी, बस पैरेलल होने चाहिए पहली बात, और दूसरी बात मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ से यहाँ ऐसे बना दिया आपका कोई सी वेक्टर, अब हम सी वेक्टर और ए वेक्टर को अगर कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर के बीच में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक और बात हमारे सामने आती है कि अ वेक्टर कैन बी, इसको हम बोलते हैं आपका ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ वेक्टर्स। ज्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है, हम नोट पॉइंट में उसको समझ लेते हैं। वो ये क्या, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड parallelly, can be shifted parallel to itself, parallel to itself without changing its direction, without changing its direction। ये क्या कह रहा है कि आप दुनिया में ना किसी भी वेक्टर को बिना डायरेक्शन और बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए आप उसको कहीं से भी कहीं पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि लेट्स से कि आपका एक ए वेक्टर है ये ऐसे, आप इसको पैरेलली शिफ्ट कहीं भी कर सकते हो। आप चाहते हो उसको नीचे शिफ्ट करना, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको नीचे शिफ्ट करके जब ऐसे बनाओ, बस आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। तो अगर आप इसको शिफ्ट करके नीचे लाओगे तो यही इसको आप ए फिर से बोल सकते हो। आप यही नहीं, आप ऊपर भी लेके जा सकते हो, नीचे भी लेके जा सकते हो, आप कहीं भी लेके जा सकते हो। आप जब इस तरह से इसको पैरेलली शिफ्ट करते हो देन देयर इज no effect on the magnitude and displacement of a vector A, hence आप किसी वेक्टर को कहीं से भी कहीं शिफ्ट कर सकते हो। इसकी हमें आगे जाके जरूरत भी पड़ेगी, इसको हम वहां पे समझाऊंगा मैं कैसे हो पड़ेगी।
अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। स्केलर से मतलब कोई नंबर होगा। स्केलर जनरली आपके लिए क्या मायने रखता है, कोई रियल नंबर, कोई नंबर आपका स्केलर से मतलब बस। तो जब भी हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर का मतलब उसका डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। लेट्स से कि मैंने क्या किया कि मैंने कोई वेक्टर है आपका ए वेक्टर, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आपके किसी लैम्डा से जो कि एक स्केलर है, जो कि एक नंबर है आपका, तो इसके से सिर्फ क्या होगा, लैम्डा आगे लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। जब आप ऐसे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बस उसके मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐसे करने से क्या हो जाएगा आपका, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, अगर ऐसा आप करोगे व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, तो क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये, देन द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बिकम्स लैम्डा टाइम्स आपका लैम्डा टाइम्स है। लैम्डा का टाइम्स का मतलब ये नहीं कि बड़ा हो जाएगा, लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है, लैम्डा पॉजिटिव भी हो सकता है, बस सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा और किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर फर्स्ट केस, अगर आपका लैम्डा अगर पॉजिटिव है, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए वेक्टर ऐसा दिख रहा है आपका, ए वेक्टर ऐसा दिख रहा है, तो बी वेक्टर क्या होगा, जब मैं बी वेक्टर से मेरा कहने का मतलब क्या है, ए वेक्टर तो आपको दे रखा था, बी वेक्टर को मैं क्या बोलता हूँ आपका लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। तो बस फर्क क्या पड़ेगा, दे विल बोथ रिमेन पैरेलल, दोनों पैरेलल रहेंगे, बट द डिफरेंस ओनली इज दैट कि आपका या तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जब आपका ये जो बी वेक्टर है ये आपका बड़ा हो जाएगा व्हेन योर लैम्डा इज ग्रेटर देन 1। अगर लैम्डा 1 से बड़ा होगा, जैसे लेट्स से बी इज ट्वाइस ऑफ ए, उस केस में बड़ा दिखेगा लेकिन दिखेगा पैरेलल, सेम डायरेक्शन रहेगी, डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। या फिर छोटा भी हो सकता है, छोटा किस केस में हो सकता है, आपका सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर होगा भी छोटा सिर्फ तब हो सकता है जब लैम्डा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, क्योंकि कभी भी किसी चीज को हम जब छोटे लेस देन 1 चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो छोटी हो जाती है। पर खास इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान देने वाली, कि डायरेक्शन सबकी क्या है आपकी, सेम रही है, दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, और दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसे केस में जो आपके वेक्टर्स बनते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे केस में जो आपके वेक्टर्स बन के तैयार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पैरेलल वेक्टर्स। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स। ये सारे कैसे वेक्टर्स है, पहले पैरेलल वेक्टर्स की खास बात क्या है कि पैरेलल वेक्टर्स कैन हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड, these can have different magnitudes but same direction। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका इसी केस में अगर हम बात करें, सेकंड केस हम क्या लेते हैं, सेकंड केस ले लेते हैं अगर आपका जो लैम्डा है वो लेस देन 1 हो, 0 हो जाए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, लैम्डा इज पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव में या तो 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा तो बड़ा हो जाएगा, छोटा होगा तो छोटा हो जाएगा। नेगेटिव, नेगेटिव केस में बात कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे लैम्डा आपका माइनस कुछ हो गया, ठीक है, तो माइनस के केस में भी आपका बड़ा या छोटा हो सकता है। अब मैं वो लेस देन 1 और लेस देन 2 वाली बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पे नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान देंगे कि जैसे मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर है, ठीक है, हम अगर 1 से बड़े नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू बड़ी साफ सी बात है, बड़ी होगी। लेकिन दूसरी बात क्या है, माइनस लगने से बेटा क्या होता है, माइनस लगने से क्या होता है आपका, ये जो वेक्टर में कभी भी जो माइनस का साइन आएगा, याद रखना ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस दिस रिप्रेजेंट्स योर अपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर में या आज के बाद कभी भी कहीं भी आपको फिजिक्स में जहाँ पे डायरेक्शन की बात आ रही है, जहाँ पे वेक्टर की बात आ रही है, अगर आपको नेगेटिव साइन मिल जाए देन यू विल से दैट इट रिप्रेजेंट्स अपोजिट डायरेक्शन। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट डायरेक्शन मिल जाएगा। छोटा भी हो सकता है, छोटे होने में कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा की वैल्यू पर डिपेंड करता है। लेट्स से सी वेक्टर इस केस में, तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, आपकी डायरेक्शन इज अपोजिट। तो ऐसे केसेस में जब वेक्टर बन के आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं आपका एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को हम आपस में क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर से मेरा कहने का क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ए एंड बी, देखो बी एंड सी तो पैरेलल है, बी एंड सी को हम एंटी पैरेलल नहीं बोलेंगे, डायरेक्शन तो सेम है। या फिर पेयर में बात करते हैं तो ए एंड बी, ए एंड सी, ये क्या है आपके, ये भी एंटी पैरेलल है और ये भी क्या है आपके, ये भी एंटी पैरेलल है। और क्यों एंटी पैरेलल है, बिकॉज एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, विच हैव विच हैव अपोजिट डायरेक्शन, विच हैव अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है,
अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, एंड दे कैन हैव। देखो बेटा, जब भी शब्द आता है ना कैन, मैंने ये कैन यहाँ भी लिखा है, कैन का मतलब ये नहीं है कि 100% दोनों के मैग्नीट्यूड अलग ही होने चाहिए। कैन हैव का मतलब है कि दे कैन हैव सेम और दे कैन हैव अपोजिट, और दे कैन हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड पर निर्भर नहीं करता पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन उल्टी है तो उसको हम एंटी पैरेलल रखते रहते हैं। अच्छा, इसी केस में अगर मैं बी एंड सी की बात कर दूंगा, इसी केस में अगर मैं बी एंड सी की बात करूंगा, तो यहाँ पे बी एंड सी क्या हो जाएंगे बेटा, आपके पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन क्या आपको दिख रही है, सेम डायरेक्शन दिख रही है। दीज आर कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो ये सारी बात है। समझ में आ रहा है इतना बेटा, जल्दी से बता। नेक्स्ट हम आपका देखते हैं एडिशन और एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बेटा अभी हम जो मेथड देख रहे हैं, आप आगे जाके ना एक और चीज पढ़ने वाले हो वेक्टर एल्जेब्रा नाम से, लेकिन अभी हम जो भी चीज देख रहे हैं ग्राफिकल मेथड देख रहे हैं। ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या होता है, आप ड्राइंग बना बना के चीजों को, ड्राइंग बना बना के समझ रहे हैं। तो ग्राफिकल मेथड से हम चीजों को यहाँ पे अभी समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, अब समझते हैं आगे। देखना काम की चीज आने वाली, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो पहला हम एडिशनल वेक्टर का मतलब क्या है। एडिशनल मेथड का मतलब सिंपल सा इतना है कि दो वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। दो चीजें आपकी होंगी यहाँ पे वेक्टर में, जब हम बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक होता है वेक्टर एडिशन और एक होता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। एक होता है वेक्टर एडिशन और एक होता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि अ वेक्टर कैन नॉट बी एडेड, अ वेक्टर, यहाँ वेक्टर तो लिखा ही नहीं, हाँ, अ वेक्टर कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मैं सब्ट्रैक्टेड शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं वेक्टर में अक्सर, हम उसको एडिशन ही बोलते हैं, मैं बताऊंगा क्यों। कैन नॉट बी एडेड टू अ स्केलर। ये पहली बात है कि किसी भी वेक्टर को हम कभी भी किसी स्केलर से प्लस नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते। एंड सेम गोज फॉर कि अ टू थिंग्स कैन बी, या टू क्वांटिटीज, मैं इसको थिंग्स ना बोल के बेटर शब्दों का क्वांटिटीज, टू सेम क्वांटिटीज कैन ओनली बी एडेड, कैन ओनली बी एडेड। इसका मेरा कहने का मतलब क्या है, इसका मेरा कहने का मतलब है ओनली अ वेक्टर कैन बी एडेड टू अ वेक्टर, then the answer will come out to be a vector. ठीक है, only a scalar can be added to a scalar, then answer will come out to be a scalar। ऐसा मैंने मल्टीप्लिकेशन में कहीं नहीं बोला, मल्टीप्लिकेशन आप स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसके वेक्टर से, ये तो है ही। ठीक है, आप कभी भी वेक्टर को स्केलर के साथ में ऐड या ऐड भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। आप कभी भी स्केलर को वेक्टर के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरी बात, ये तो समझ में आ गया, चलो एक और बात, ये दोनों क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी से मेरा सेम कहने का मतलब है कि आपकी ओनली टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन ओनली बी एडेड। मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आई कैन ओनली ऐड डिस्टेंस टू डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस टू डिस्टेंस से ऐड करूंगा तो मेरे पास में जो आंसर निकल के आएगा वो डिस्टेंस निकल के आएगा। ठीक है, मैं कभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट को ऐड करूंगा तो मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ ही ऐड करूंगा, तो आंसर भी क्या निकल के आएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट ही निकल के आएगा। सिमिलरली मैं कभी भी अगर आपका डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड नहीं कर सकता, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज स्केलर, दिस इज वेक्टर, एंड सेकंड ऑफ ऑल डिस्टेंस एक अलग फिजिकल क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक अलग फिजिकल क्वांटिटी होती है। आई कैन नेवर ऐड डिस्प्लेसमेंट विद वेलोसिटी, मैं कभी नहीं कर सकता, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या होती है, आपकी अलग अलग क्वांटिटी होती है। तो पहली बात तो वेक्टर के ये एडिशन के रूल्स होते हैं कि ओनली सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट थिंग देखिए, यहाँ पर हम दो चीज देखने वाले हैं, एक वेक्टर एडिशन और एक वेक्टर सब्ट्रैक्शन। लेकिन हम सब्ट्रैक्शन का नाम थोड़ा कम लेंगे, हम एडिशन का नाम ही लेंगे, बिकॉज हम अगर बात करें तो वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने ए वेक्टर को बी वेक्टर से ऐड करना है तो उसको मैंने बोला वेक्टर एडिशन। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसे बोलूंगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मैं क्या पूछता हूँ कि ए वेक्टर, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एस माइनस बी वेक्टर, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एस माइनस बी वेक्टर। अब ऑब्वियसली ये क्या है, एक वेक्टर है, तो क्या ये भी एक वेक्टर, हाँ ये भी एक वेक्टर है। अच्छा, ये माइनस क्या बताना चाह रहा है, माइनस बस ये बता रहा है दिस इज योर डायरेक्शन अपोजिट ऑफ बी। डायरेक्शन भले ही अपोजिट हो जाए आपके बी के, लेकिन रहेगा तो अभी भी वेक्टर ना, है तो अभी भी वेक्टर। कैसे, अगर मैं माइनस बी को अगर कोई सी मान लू, सी मान लू, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका ए प्लस सी वेक्टर लिख सकता हूँ। विच मीन्स
कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ वेक्टर एडिशन। इसलिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम जो भी पढ़ाई करेंगे, जो भी लॉस पढ़ेंगे, जो भी चीज पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपके एडिशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये बात पहली समझ में आ जाती है। दूसरी बात, जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर को ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे, जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर को ग्राफिकल मेथड से बेटा पढ़ेंगे, तो आपका जिस लॉ से हम उसको पढ़ते हैं वो होता है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या ट्राइंगल मेथड, या हेड टू टेल मेथड, उसके नाम से हम उसको पढ़ते हैं। अगर मैं फिर से बोलूँ आपका, कि मैंने क्या बोला कि ग्राफिकल मेथड से अगर हम कोई चीज पढ़ना चाहते हैं आपका एडिशन के बारे में, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, तो जिस नाम से हम उसको पढ़ते हैं, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वेक्टर की डेफिनेशन में, कि व्हाट इज अ वेक्टर, वेक्टर इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड वेक्टर इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड इट आल्सो फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें मैंने ट्राइंगल का नाम लिया था। इसको हम किससे करेंगे, आपका ट्राइंगल मेथड बोलते हैं कुछ लोग उसको, ठीक है, क्योंकि इस मेथड से आप ऐड करते हो, या फिर कभी कभी इसको हम ट्राइंगल लॉ भी बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पूरा नाम इसका ये होता है। ठीक है, कभी कभी दूसरे नाम से हम इसको टिप टू टेल मेथड भी बोलते हैं। अभी समझ में आ जाएगा कि टिप टू टेल मेथड हम इसको क्यों बोलते हैं, ये सब समझ में आएगा, अभी बस ध्यान दें आपका। देखिए, तो इस मेथड से हम आपका एडिशन करना सीखेंगे। ग्राफिकली बात करने का मतलब है कि हमें ड्राइंग बनानी है। अब सुनिए, मान लीजिए आपको ऐड करना है, आपको ऐड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके दिखाना है। ठीक है, एक और बात मुझे बतानी है यहाँ पे, आपको एक और बात मुझे बतानी है यहाँ पे, मैंने जगह इसलिए छोड़ी थी, मैं सोचा बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ आपको। वो ये कि जब भी हम वेक्टर एडिशन करेंगे, जब भी हम वेक्टर एडिशन करेंगे, और उसका बेटा जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, एडिशन करने के बाद जो भी रिजल्ट निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पे समझा रखा है ना, कि एक वेक्टर को अगर हम वेक्टर से ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहां पर उसका आंसर हमेशा क्या निकल के आएगा, एक वेक्टर निकल के आएगा, एक वेक्टर निकल के आता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि वेक्टर एडिशन के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वो भी एक वेक्टर होता है, उसका नाम क्या होता है, उसको हम बोलते हैं आपका रिजल्टेंट वेक्टर। दो वेक्टर को ऐड करने के बाद में या सब्ट्रैक्ट करने के बाद, मैं फिर से बता दूं, सब्ट्रैक्ट भी एक तरह का एडिशन ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं आपका रिजल्टेंट वेक्टर। जनरली इसको हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, या फिर किसी और से भी कर सकते हैं। आर एक बस स्टैंडर्ड बना रखा है हमने, हम कभी इसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर हम ए प्लस बी वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर मान लीजिए आर वेक्टर आ गया, तो हम आर को क्या बोलेंगे, यहाँ पे नाम कैसे बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ, या रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी वेक्टर, इस तरह से बुलाते हैं। लेकिन याद रखें, मैंने किसके लिए बोला है, वेक्टर एडिशन, वहां पे एडिशन यानी प्लस का साइन होगा तभी हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। अगर सर वहां पे ए माइनस बी आ गया, तो तब भी क्या हम इसको रिजल्टेंट, आर निकल के मान लो आर टू निकल के आए, क्या आर टू को हम ये बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी? आंसर है नहीं, क्योंकि अगर आप दो वापस से इसको ए एंड बी का बोल दोगे, तो दिक्कत क्या होगी कि ये दोनों सेम हो जाएंगे। जब दोनों सेम हो जाएंगे फिर तो आप पहचान नहीं पाओगे कहाँ प्लस है क्या माइनस है, तो इसको हम ये नहीं बोल सकते। फिर क्या बोलेंगे, फिर हम एक काम करेंगे, पहले इसको एडिशन के फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम इसको ए प्लस ऑफ माइनस बी बनाएंगे। अब मुझे क्या दिख रहा है कि ये एक वेक्टर है माइनस बी, और ये एक वेक्टर है माइनस बी, इन दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है, और उसका सम निकल के आ रहा है आर टू वेक्टर। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, देन आई विल से दैट दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर अगेन, क्योंकि एडिशन हो रहा है दो वेक्टर्स का, बट नॉट ऑफ ए वेक्टर एंड नॉट ऑफ बी वेक्टर, इट इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। ये इन दोनों का वेक्टर का सम है या एडिशन है, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी उन्हीं का बनेगा। तो ये बात मुझे बतानी थी। अब देखिए, तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा था कि ए और बी वेक्टर को ऐड करने के बाद आर वेक्टर बना दिया। अब आपका सवाल यहाँ पे ये है, ठीक है, सवाल ये है कि आपको ए वेक्टर दिया होगा, बी वेक्टर दिया होगा, मुझे आर वेक्टर बना के दिखाना है। ठीक है, जब बनाना है तो मुझे इस तरह बनाना होगा इसको, कि इसका मुझे मैग्नीट्यूड भी दिखाई देना चाहिए डायग्राम में, और इसका मुझे डायरेक्शन भी दिखाई देना चाहिए, डायरेक्शन भी दिखाई देना चाहिए। देखने के लिए सिर्फ ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन बताता है आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आर वेक्टर का आपको रिप्रेजेंटेशन याद है ना, रिप्रेजेंटेशन से मेरा मतलब क्या था आपको, तो मुझे कुछ ऐसा टाइप का बन जाए, कोई ऐसा टाइप का बन जाए, सिर्फ एरो दिखना चाहिए, कितना बड़ा है कितना छोटा है और किस तरफ से डायरेक्शन है। तो आपको ट्राइंगल मेथड सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में आपको बात बताया, रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में रिप्रेजेंटेशन बताता है और कुछ नहीं। उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में कोई ज्ञान नहीं देता आपको, बस वो दिखा रहा है चीजों को। ग्राफिकल का मतलब सिर्फ ड्राइंग है वहां पे।
तो देखिए लेट्स से कि आपका ए वेक्टर मैंने आपको बना के दे दिया, कुछ इस तरह से है आपका ए वेक्टर, लेट्स से ए वेक्टर ऐसे दे दिया, और मैंने आपको बी वेक्टर बोल दिया कि बी वेक्टर आपको क्या दे रखा है, बी वेक्टर आपको दे रखा है कुछ इस तरह से दे रखा है, लेट्स से, ठीक है। अब आपको बोलता है कि ए प्लस बी को करने के बाद में जो आर वेक्टर निकल के आता है, मुझे ये बना के दिखाओ, ड्रॉ करके दिखाओ, रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ये वाली बात आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बेटा टिप टू टेल मेथड। अब टिप टू टेल मेथड क्या होता है आपका, इट इज नथिंग बट यू हैव टू टेक द फर्स्ट, इसमें क्या होगा, join the tip of first vector, join the tip of first vector to tail of second vector, ये करना है आपको। अब आप जब ये करोगे तो आपको ये लगेगा कि सर यहाँ पर तो दोनों अलग अलग घूम रहे हैं। तो मैंने आपको पहले एक बताई थी, एक प्रॉपर्टी बताई थी वेक्टर की, हम वेक्टर को कभी भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं कहीं से भी कहीं। तो उस पैरेलल शिफ्टिंग का यूज करके आपको इनको ज्वाइन करना है। यानी मैं क्या करता हूँ, ए को नीचे की तरफ शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ सकता हूँ इस तरह कि ए का टिप यानी ये टिप और बी का टेल वो दोनों ज्वाइन कर जाए। मैं ए का टिप क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ए पहले दिख रहा है मुझे, बी बाद में दिख रहा है, ठीक है, ऐसे कर सकता हूँ। तो जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे सामने क्या बन के तैयार होगा, मैंने ए को ले लिया ऐसे, ये बन गया मेरा ए वेक्टर, और मैंने बी को कर दिया ऐसे। चलिए ठीक है। ऐसा करने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे एक खाली टेल, सॉरी एक खाली टिप और यहाँ पे एक खाली टेल दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको खाली टेल और वहां पे एक क्या दिखाई दे रही है, खाली टिप दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उसको अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसको अगर मुझे यहाँ पे आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे कुछ नहीं करना। अब मैं बस एक चीज करूंगा यहाँ पे, वो क्या कि सेकंड स्टेप में क्या कर दूंगा मैं, उसका सेकंड स्टेप में ज्वाइन द रिमेनिंग टेल एंड टिप बाय अ वेक्टर, बाय अ वेक्टर, एंड दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर। यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, डायग्राम में देखते हैं अपन। तो मैंने बोला कि आपको एक टेल खाली मिल रही है और एक टिप खाली मिल रही है, एक टेल खाली मिल रही है और आपको यहाँ पे टिप खाली मिल रही है। तो इसका इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करके एक वेक्टर बनाएंगे, और ऑब्वियसली वेक्टर का मतलब क्या होता है, एरो से लेके जाना इस तरह से। एरो हमेशा टिप की साइड आएगा, तो ये भी नहीं सोचना किस साइड मुझे एरो बनाना है, किस साइड मुझे टेल बनानी है, टिप की साइड हमेशा एरो रहता है। तो आपके सामने ये जो वेक्टर बनके तैयार हुआ है, यही क्या होगा, इसी को हम बोलेंगे आपका रिजल्टेंट वेक्टर, और इसको हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी वेक्टर। जल्दी से बताइए, मुझे समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। ये बहुत इजी तरीका है जिससे हम रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ध्यान दें कि रिप्रेजेंट क्या मतलब है, कि अगर आप इसको नाप सकते हो तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और आपको इसकी डायरेक्शन भी ये मिल गई। तो इस तरह से आप सिर्फ रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, एक्चुअल डेटा नॉलेज आपको नहीं मिल रही है कि कितनी वैल्यू होती है, वो वैल्यू के बारे में आपको परफेक्ट नॉलेज यहाँ मिल नहीं पा रही है। तो उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। उसके लिए हम बात करते हैं आपका, उसके लिए हम बात करते हैं आपका पैरेललोग्राम लॉ से बात करते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम, ये होता है आपका ट्रायंगल मेथड। लेकिन अगर आपके मन में ये डाउट भी आ सकता है कि सर एक बात बताइए, वो ये बात बताइए हमें कि कभी अगर ऐसा हो गया, कभी अगर ऐसा हो गया कि मुझे ए माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो देखिए मैं इसको R2 मान लेता हूँ। तो ए वेक्टर आपका इस तरह से था, ठीक है। अब ध्यान देना है आपको ये कि मैं को करना क्या होगा, मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं करना, मुझे ए वेक्टर प्लस बी माइनस वेक्टर करना है। अगर आपको ए वेक्टर ऐसे दे रखा था और बी वेक्टर अगर आपको ऐसे दे रखा था, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले आप बी वेक्टर नहीं बनाना आपको यहाँ पे, सॉरी स्मॉल नहीं कैपिटल यहाँ पे, कैपिटल लेके चल रहा हूँ मैं ऊपर, हाँ ठीक है, इस तरह से। तो आपको बी वेक्टर नहीं चाहिए, आपको माइनस बी, और माइनस का मतलब क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट करनी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस बी, ये आपका माइनस बी जाएगा। माइनस बी का मतलब कुछ नहीं, सेम बी है, बस डायरेक्शन आपने उल्टी कर दी इसकी। अब मैं इसकी टिप और इसकी टेल को ज्वाइन करूंगा, तो कैसे ज्वाइन होगा देखना। मैंने बनाया ए वेक्टर इस तरह से, और इसकी टिप और इसकी टेल यानी ये वाला इस तरह से बना दिया मैंने बी वेक्टर। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक टेल खाली दिख रही है और यहाँ पर एक टिप खाली दिख रही है। याद रखिए ये माइनस बी वेक्टर है, टिप खाली दिख रही है। इनका इस्तेमाल करके मैं क्या बनाऊंगा, इनका इस्तेमाल करके मैं एक वेक्टर बना दूंगा, टेल टिप की तरफ हमेशा मूव करते हुए अपना, इस तरह से। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, R2 वेक्टर। और R2 वेक्टर क्या है आपका, ए प्लस माइनस बी वेक्टर, या फिर इसको मैं पूछता हूँ ए माइनस बी वेक्टर। तो इस तरह से कभी अभी आपको सब्ट्रैक्शन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए
अब आगे बात करते हैं हम आपका नेक्स्ट जो चीज है उसको हम पढ़ते हैं वेक्टर्स में आपका, जिसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को समझने से पहले कुछ नई चीजें समझना जरूरी है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर आपको कुछ और चीजें समझना जरूरी है, जैसे कि अब हम चीजों को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे। अब हम चीजों को थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज देखते हैं आपका मैग्नीट्यूड क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो लेंथ ऑफ एरो को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मेरा कोई वेक्टर है आपका ए वेक्टर, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ए वेक्टर, या फिर सिंपल मैंने ए लिख दिया विदाउट बोल्ड लेटर्स, मैंने सिंपल ए लिख दिया, तो उसको मैं आपका मैग्नीट्यूड देता हूँ। दूसरी बात क्या होती है कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, हमेशा ये बड़ा होगा आपका हमेशा आपका जीरो से बड़ा ही होता है। वैसे तो जीरो भी हो सकता है, ये होता है, तो आप कभी नेगेटिव नहीं होता, मेरा कहने का मतलब ये। दूसरी बात, अब मैंने बोला है हर वेक्टर के पास एक डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का मैं तो आपको समझा दी, और बात हम मैग्नीट्यूड बारे में आगे जाके करेंगे। दूसरी बात है, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आपका यूनिट वेक्टर। एक चीज होती है जिसको बेटा हम बोलते हैं आपका यूनिट वेक्टर, जिसको हम अगर ए वेक्टर के लिए बात कर रहे हैं तो हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या होता है यूनिट वेक्टर, तो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन आप फिर से मैं बता रहा हूँ, मैथ में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे हम सिर्फ इसका फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं। तो यूनिट वेक्टर इट इज अ वेक्टर, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या होगा, हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। अब हम जानते हैं कि कोई भी ए वेक्टर लेट से, तो इस ए वेक्टर के पास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और साथ में क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है, साथ में क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। तो अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका, मैग्नीट्यूड अगर मैं खास बात कर रहा हूँ, आपके खास बात कर रहा हूँ यूनिट वेक्टर की, मैं ए कैप लिखूंगा यहाँ पे, इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 इंटू डायरेक्शन। तो एक बात मुझे यहाँ से देखने को मिल रही है कि ए कैप इज नथिंग बट डायरेक्शन, ए कैप इज नथिंग बट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम जब भी यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, हम जब भी आपकी यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, दिस मींस यूनिट वेक्टर प्रोवाइड्स अस, यूनिट वेक्टर प्रोवाइड्स अस द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर की हमें डायरेक्शन अगर बतानी है तो हम यूनिट वेक्टर के पॉइंट में बताएंगे। कैसे बता पाएंगे मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस करें, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है उसका, मॉड ए हो जाता है। ठीक है, और डायरेक्शन की जगह पे मैं ए कैप लिख सकता हूँ, तो ए कैप का मतलब हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ से मैथमेटिकली अगर उसको एक्सप्रेस करना है तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर्स में अपने किसी भी यूनिट वेक्टर को मैथमेटिकली इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। दिस इज योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर यूनिट वेक्टर। बहुत ज्यादा डीप में इसको हम नहीं पढ़ने वाले अभी वेक्टर्स में, क्योंकि आपका क्लास 12 के वेक्टर अलजेब्रा के सिलेबस में अभी हमें सिर्फ हमें ये समझना है कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है आपका, समथिंग विच गिव्स यू डायरेक्शन। इसका बहुत ज्यादा यूज क्या है फिजिक्स में, वो ये है कि कुछ खास डायरेक्शन होती हैं आपकी, कुछ खास डायरेक्शन होती हैं आपकी फिजिक्स में। जैसे कि एक्सिस की बात करें, तो ये एक्सिस को अगर आप देखोगे तो आप देखोगे ये भी तो एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस एक्स को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, करते हैं वाई को हम एरो से ऊपर की तरफ, जेड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे पीछे की तरफ भी करते हैं, ऐसे इसको भी हम पीछे कर सकते हैं, तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस जेड, और ये हो जाएगा आपका माइनस वाई। तो ये भी तो एक तरह की क्या है आपकी बेटा, डायरेक्शन है। तो इन डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका आई कैप से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका जे कैप से। जैसे एक्स वाई जेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, वैसे ही आई कैप जे कैप के कैप भी आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, इस तरह से। पीछे वाले को क्या बोलेंगे हम, माइनस के कैप बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, माइनस आई कैप बोल देंगे, और इसको हम क्या बोल देंगे आपका, माइनस जे कैप बोल देंगे। तो आई कैप, जे कैप, के कैप बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स हैं आपके लिए, विच विल टेल यू व्हाट, विच विल टेल यू अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ एक्सिस। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन बताएगी आपको, ये वाई डायरेक्शन बताएगी, और आपको ये जेड डायरेक्शन बताएगी। आया नहीं आया समझ में, जल्दी बताइए। हाँ सर। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि आपका एक पोजीशन वेक्टर को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया। लेट्स से कोई पोजीशन वेक्टर बनाना मुझे ओपी वेक्टर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे एक्स डायरेक्शन, ऐसे में 3 डायरेक्शन बना दी, मान लीजिए इस तरह से मैंने 3 डायरेक्शन बना दी आपकी, एक्स में, यहाँ पे मैंने वाई में, और यहाँ पे मैंने जेड में। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ आपका कि कोई पी पॉइंट है आपका 3D में, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं एक्स में आऊंगा आपका एक्स, एक्स में
एक्स में आया हूँ मैं आपका, कुछ एक्स आया हूँ, वाई में मैं आपका कुछ चलाऊंगा, वाई में मान लीजिए मैं कुछ ऐसा, ये तो जेड में चलाऊँ, मैं कुछ जेड में चलाऊँ कुछ मैं ऐसे, और फिर मैं ऊपर की तरफ आया हूँ उसके पास आने के लिए, तो ये पी पॉइंट मान लीजिए आपका यहाँ पे कहीं रखा हुआ है। तो इस तरह से मैं पी पॉइंट पे पहुंचूंगा आपका, तो ये मेरा बन जाएगा आपका पी पॉइंट पे मैं इस तरह से पहुंच सकता हूँ। तो मुझे पी पॉइंट पे पहुंचने के लिए बेटा आपको तीनों की जरूरत पड़ी है, एक्स वाई जेड की, तो इसको हम इस तरह से बोलते हैं। अब मैंने पोजीशन वेक्टर क्या बताया था कि ओरिजिन से एक लाइन खींचो, ओरिजिन से क्या करेंगे अपन, एक लाइन खींचेंगे, 3D बना रहा हूं डायग्राम, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे करके, तो ये आपका ओपी वेक्टर बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके ओपी वेक्टर की, तो इसको हम लिख के सकते हैं, आप ध्यान समझना। ओपी वेक्टर आपका कुछ एक्स में चला है, ओपी एक्स बोल सकता हूँ उसको मैं, कुछ वाई में चला है उसको ओपी वाई बोल सकता हूँ, कुछ जेड में चला है उसको मैं ओपी जेड बोल सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना भी एक्स में चला है उसको मैं आई कैप के साथ दोनों को लिख दूंगा। इसका क्या मतलब है, ओपी एक्स चले हो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, प्लस ओपी वाई चलो किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैं जे कैप लगा दूंगा। और ओपी जेड आपका इसको लगा दूंगा मैं कौन डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन, यानी क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपके होते हैं, इस तरह से मैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब खास बात ये देखने को मिल रही है यहाँ पे कि ये कुछ खास चीज होती है, इसको हम बोलते हैं बेटा एक्स कंपोनेंट बोलते हैं इसको, क्योंकि ये आपका ओ एक्स कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर, ये क्या है आपका, ये वो वैल्यू है ओपी की जो एक्स की डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। इसको क्या बोल देंगे हम, वाई कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर, मतलब ये वो वैल्यू है ओपी की जो कहां पर है आपका, वाई की डायरेक्शन में। सिमिलरली लास्ट को हम क्या बोल देंगे आपका, जेड कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर, जेड कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर, इस तरह से। और इस तरह से आपने आई कैप जे कैप के कैप में जो चीजें लिखी हैं, इस पूरी चीज को जो आपने आई कैप जे कैप कैप में के कैप में लिखी है, ठीक है, इसको बेटा हम बोलते हैं आपका वेक्टर फॉर्म। जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब हम मैथमेटिकल में घुस रहे हैं, अभी तक हम सिर्फ ड्राइंग ड्राइंग बना रहे थे, आज के बाद हम इस तरह आई कैप जे कैप के कैप में लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताइए। जी सर आ रहा है। चलिए ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं। सर आपने ये बोला कि पोजीशन वेक्टर है, अगर पोजीशन वेक्टर ना हुआ तो कोई भी रैंडम दो पॉइंट होगा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको बस समझना है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट उठाना है। टेल हमेशा इनिशियल होती है और बी टिप हमेशा फाइनल, तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। अब उसी तरह से जैसे मैंने आपको ये सब डिस्प्लेसमेंट मेथड में पढ़ाया था कि इस ए का कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेट से आपका x1 y1 z1, ठीक है, और उसी तरह से बी के कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके x2 y2 और z2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर इसके बीच में मुझे ए बी वेक्टर को अब मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आपको लिखने का तरीका क्या होगा, आपका लिखने का तरीका होगा ए बी वेक्टर का, हमेशा याद रखना, आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे करना होगा फाइनल माइनस इनिशियल वाला काम करना पड़ेगा। फाइनल माइनस इनिशियल से मेरा कहने का क्या मतलब है कि पहले आई कैप एक्स वाला, फिर यहाँ पे जे कैप वाला और यहाँ पे के कैप वाला, आपको फाइनल, फाइनल कौन है बेटा, बी फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट कौन है, ए, तो आप आई कैप में क्या माइनस करोगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस ये फाइन इसका x का और इसका x का, प्लस ऐसे ही आप क्या करोगे यहाँ पे y2 माइनस y1 कर सकते हो, सिमिलरली यहाँ पे z2 माइनस z1। तो जो आपने इस तरीके से लिखा है, तो हमेशा फाइन माइनस इनिशियल को याद रखना है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो मैंने तरीका लिखा है, दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ, या तरीका क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ए बी वेक्टर। तो इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम वेक्टर फॉर्म में आपका इस तरह से चीजों को लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज आपके सामने आई होप समझ में आ गई है। नेक्स्ट है अब आपका, हम अब आपका सिर्फ एक्स और वाई में बात करने वाले हैं, अब ज्यादा 3D में नहीं घुसने वाले हैं, क्योंकि हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे वापस लौट के आ रहे हैं आपका। अगर हम रिजोल्यूशन वेक्टर पे वापस लौट के आए, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है इसको हम समझें। तो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब ये है टू राइट, अ वेक्टर एट सम ऑफ, इसका सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा, टू एक्सप्रेस या राइट अ वेक्टर, एक्सप्रेस और राइट अ वेक्टर एस सम ऑफ टू वेक्टर्स, एस सम ऑफ टू वेक्टर्स। जब मैं आपका किसी वेक्टर को सम ऑफ टू वेक्टर या थ्री वेक्टर भी हो सकता है, पर हम अभी के लिए सिर्फ टू वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम प्लेनर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्लेनर में दो ही चीज होती है, ऐसे होता है, तो हम ऐसे बात करें तो टू वेक्टर, तीन भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर हम सिर्फ दो में बात करें। जब हम किसी भी वेक्टर को एक से ज्यादा उसमें कर सकते हैं, तो उसको जैसे एग्जांपल के लिए कोई ओपी वेक्टर है,
ठीक है, अभी अभी मैंने आपके सामने पीछे लिख के दिखाया कि ओपी को हम ओपी एक्स ओपी वाई प्लस ओपी जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ओपी को अगर मैं सिर्फ एक्स और वाई में बात कर रहा हूँ तो मैं इसको ओपी एक्स आई कैप प्लस ओपी वाई जे कैप लिख सकता हूँ। तो ये क्या है आपका, ये एक वेक्टर है। ये क्या है आपका, ये एक वेक्टर है। ये भी क्या है, एक वेक्टर है, जिसमें ये क्या है मैग्नीट्यूड है और ये क्या है डायरेक्शन है, तो ये भी क्या है एक वेक्टर है। और ये क्या है आपका, ये भी एक वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, ऐसा वेक्टर जो y की दिशा में है और उसके वैल्यू क्या है आपकी, ये ओपी वाई है। ठीक है, तो मैं क्या दिख रहा हूं, मैंने एक ओपी वेक्टर को दो वेक्टर के सम में लिख दिया और इसी को मैं क्या कहता हूं, आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलता हूं। जरूरी नहीं है आप हमेशा ओपी एक्स ओपी वाई में लिखो, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम हमेशा ओपी किसी वेक्टर को एक्स और वाई में तोड़ने की कोशिश करेंगे हमेशा। चलिए, अब हम बात करते हैं आपके रेजोल्यूशन और वेक्टर में और ज्यादा डीप में जानते हैं। और हम पढ़ते हैं आपके रेजोल्यूशन में ये भी पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स और वेक्टर और उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसको कभी कभी कंपोनेंट्स बोलते हैं, कभी कभी हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, वाई प्रोजेक्शन एक्स प्रोजेक्शन, या फिर कभी कभी हम रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। तो वो सारी चीजें एक ही हैं। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अभी आपका एक्स और वाई लिख चल रहे हैं, जरूरी नहीं है एक्स और वाई हो, ये आपका एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी हम एक्स को हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं। ठीक है, और कभी कभी हम वाई को आपका वर्टिकल भी बोल देते हैं। इनके नाम कुछ और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं, क्योंकि एक्सेस चुनना हमारे ऊपर होता है। फिर इसका ये रूल है कि फिर एक्सेस हम अपने मन से चुन सकते हैं। ये आपका ओरिजिन होता है। मान लीजिए आपका पी पॉइंट है और मैंने यहाँ पे इनके बीच में एक पोजीशन वेक्टर बना दिया आपका, इन दोनों को ज्वाइन करके मैंने क्या बना दिया, आपका एक पोजीशन वेक्टर बना दिया। देखिए, जो कि हो गया आपका ओपी वेक्टर, इस तरह से मैंने बना दिया। अब ओपी को बेटा मुझे क्या करना है, ओपी को मुझे रिजोल्व करना है या उसको मुझे कंपोनेंट्स निकाल के बताने हैं, क्योंकि दो एक्सेस हैं तो आपको दो ही कंपोनेंट निकल के बताएंगे। उसके लिए आपको एंगल दे देगा यहाँ पर थीटा। तो जब थीटा देगा तो देखिए, तो ये जो चीज निकल के आएगी, आप इसको जब रिजोल्व करोगे तो इसको घुमा के ऐसे नीचे लेके आओगे। तो यहाँ पे इसको मैं अलग तरह से बना रहा हूँ, क्योंकि जब आप वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाते हो तो वो आपके मेन वेक्टर को गायब कर देते हैं। इसको लेट से मैंने बोल दिया ओपी एक्स, तो ओपी एक्स क्या हो गया आपका, दिस इज योर एक्स कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर। तो मैंने वहां पे मैथमेटिक्स लिख रहा था, उसमें आप यहाँ पे शो कर रहा हूँ ऑफ ओपी वेक्टर। कभी कभी एक्स कंपोनेंट बोलते हैं या दूसरे नाम से कभी कभी हम इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ से एक लाइन इस तरह खींचूंगा और यहाँ पे मैं बनाऊंगा आपका, इसको मैं ऐसे रोटेट करके जब यहाँ पे बनाऊंगा तो मेरा वाई की तरफ एक आपका वेक्टर बन जाएगा। याद रखिए कि डायरेक्शन भी उस तरह से बनानी है कि आपकी डायरेक्शन भी बने। तो इस तरह से मैंने इसको बना दिया। तो ये क्या हो गया आपका, इसको मैंने ओपी वाई बोल दिया। ओपी वाई क्या कहलाएगा आपका, दिस इज योर वाई कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर, या फिर कभी कभी इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट भी बोल देते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट भी बोल देते हैं। तो इस केस में अगर हम बात करें आपका, तो ओपी एक्स की जो वैल्यू निकल के आती है, इसका एक प्रूफ है, मैं प्रूफ नहीं बता रहा यहाँ पे, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको याद बस एक चीज रखना है कि जिस एक्स, ये अगर याद रही आपको बात, तो ये कंपोनेंट्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जिस एक्सेस के साथ थीटा है, ठीक है, वो कॉस वाला होगा, कॉस वाला होगा। ठीक है, दो ही कंपोनेंट की बात करो होते हैं। ठीक है, और दूसरा वाला साइन होगा। बस ये वाली बात है। अब मैं समझाता हूँ क्या बोला मैंने। मैंने बोला कि जो थीटा है आपका, ये एक्सेस के साथ बना रहा है, तो यहाँ पे ओपीएक्स का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली बन जाएगी आपकी ओपी कॉस थीटा। ओपी कॉस थीटा बन जाएगी, क्योंकि एक्स के साथ में आपका थीटा बन रहा है। सिमिलरली ओपी वाई जो कि दूसरा वाला है, तो एक अगर आपका कॉस है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो ये याद रखना है। याद ये नहीं रखना है कि एक्स होता है हमेशा कॉस या वाई होता है हमेशा कॉस, वो ऑटोमेटिक निकल के आता है, क्योंकि थीटा हम हमेशा जनरली नीचे से ही लेते हैं। आपको याद रखना है किसके साथ में आपका थीटा लेके चल रहे हो उसी केस में। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपका इस केस में अगर मैंने ऐसे बना दिया वेक्टर, आपका ओ ए वेक्टर मान लीजिए ऐसे बना दिया आपका, और यहाँ पे थीटा मैंने ऐसे ले लिया, तो यहाँ पे वाई कंपोनेंट मान लीजिए ये है ओ ए वाई लेट से। ठीक है, और यहाँ पे ओ ए एक्स आपका ये हो गया। ठीक है, ओ ए एक्स, तो इस केस में आपका बेटा ओ ए एक्स क्या हो जाएगा, इस केस में आपका ओ ए साइन होगा एक्स वाला। क्यों, क्योंकि एंगल वाई के साथ में बन रहा है। 99% टाइम आप हमेशा एंगल एक्सेस के साथ में लेते हो, इसलिए उसको हमेशा बच्चे याद ही कर लेते हैं कि ओपी एक्स का मतलब ओपी कॉस थीटा। नहीं, एक्स कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। 99% होता है तो आप याद भी कर लो, लेकिन दिमाग में ये बात हमेशा रखना कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए, अब हम वापस से आते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड पे मैं वापस लौट के आऊंगा, मैग्नीट्यूड में मैं वापस लौट के आऊंगा। मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर हम दोनों अब एक साथ देखेंगे, मैथमेटिकली इसको हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ लिए हैं। अब हमने आपके वेक्टर फॉर्म पढ़ लिए, तो इस पर हम लौट के आते हैं। तो लेट्स से कोई भी वेक्टर है आपका दुनिया में,
लेट्स से आपको कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है जिसका आपका A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये पोजीशन वेक्टर भी हो सकता है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ भी हो सकता है। मैं तो बस मेरे को मतलब है यहाँ पे कि वेक्टर से मतलब होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें आपका ए वेक्टर का इसके मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड को हम बेटा कैसे लिखते हैं, आपका मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं मॉड ए से लिखते हैं या सिंपल ए से लिख देते हैं, पर हम मॉड ए लेके चलेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और इसकी वैल्यू होगी बेटा हमेशा रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, मतलब जो तीनों एक्सिस में आपकी मैग्नीट्यूड है अलग अलग, उनके स्क्वायर करके आपको रूट लेना है, बस इसका मतलब ये है, और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसका प्रूफ जो होता है वो हम क्यूब से समझते हैं, क्यूबॉइड समझते हैं, पर वो प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल। डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकली, तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको क्या समझाया था, डायरेक्शन के लिए आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। और यूनिट वेक्टर ऑफ ए को लिखने का तरीका क्या होता है, ए कैप्स लिखते हैं। और ए कैप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो जब आप ए कैप को लिखना चाहते हो मैथमेटिकली, आप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो ए क्या हो जाएगा, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आप इसको मॉड ऑफ ए यानी रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। यहाँ पे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। बाकी मैथमेटिक्स में तो आपको ये सब चीज डीप में पढ़नी है, तो इतना चिंता करने की जरूरत है नहीं। एग्जाम्पल लेकिन क्योंकि अभी तो नहीं पढ़नी है, तो अभी तो आपको जितना है उतना पढ़ना ही पड़ेगा आपका। तो लेट से आपको बोल रखा है कि कोई ए वेक्टर आपको दे रखा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप आपको दे रखा है, बोल रखा है फर्स्ट कि मॉड ए मैग्नीट्यूड निकाल के बताइए। तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये इनको जब आप करोगे तो दिस विल बी 9 + 16 विच इज 25, और 25 का जो रूट होता है वो होता है 5। तो 5 यूनिट्स विल बी योर मैग्नीट्यूड। सेकंड आपसे पूछता है डायरेक्शन, या आपसे सीधे पूछता है कि यूनिट वेक्टर बताइए, यूनिट वेक्टर बताइए ऑफ ए, या डायरेक्शन के नाम से बोल सकता है। तो आप ए कैप निकालोगे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए डिवाइड सॉरी ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो आप क्या लिखोगे, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा आपका 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। तो इसका आंसर फाइनल ये लिख सकते हो, या फिर 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर, या डायरेक्शन के बारे में आपको ये ज्ञान देगा। तो इस तरह से आप यूनिट वेक्टर निकालते हो, या फिर आप किसी चीज का मैग्नीट्यूड निकालते हो। बहुत इजी चीज है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा आपको डीप में समझना नहीं चीजों को। चलिए, तो ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम इसके बाद में आपको जो पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर में ही, वो है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, याद रखें बेटा, इसमें हम प्रूफ नहीं करने जा रहे, क्योंकि प्रूफ पहली बात तो ना आपके सिलेबस में है, ना आपके लिए काम का है, ना दुनिया में वो आईआईटी के काम का, ना नीट के काम का, ठीक है, किसी के काम का नहीं है। तो प्रूफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है यहाँ पे। हमको जो रिजल्ट निकल के आते हैं इसके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको समझते हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, तो मतलब इसमें लेकिन सवाल भी अच्छे अच्छे बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो पहले चैप्टर नंबर 4 में बेसिकली अगर सबसे ज्यादा बात करें तो आपका हमें वेक्टर के बारे में ही पूरी जानकारी दे रखी है। पूरी जानकारी जो है आपकी वेक्टर के बारे में ही दे रखी है, तो हमें वेक्टर पे ज्यादा फोकस करना है। अगर वेक्टर समझ में आ गया तो उसके बाद तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सबको पढ़ना तो बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, तो हम समझेंगे इसको। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो सुनिए। इसमें आप ये बड़ा शानदार लॉ है ये रिजल्ट ऑफ ट्राइंगल लॉ ही, और उसको हम थोड़े से अलग तरीके से देखते हैं। हम सब जानते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है, उसके बारे में अगर मैं बता दूं तो एक पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, जिसमें आपके देयर आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंड इक्वल साइड्स। तो ये क्या हो गए, ये दोनों इसके पैरेलल होते हैं, ये वाला साइड इसके पैरेलल होती है, दीज आर इक्वल आल्सो। इसको हम बोलते हैं आपका डायगोनल, और इसको भी हम बोलते हैं आपका डायगोनल, ये डायगोनल बोलते हैं आपका। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यही आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ये क्या बोलता है आपका, ये बोलता है कि जॉइन टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें भी हमको क्या निकालना है बेटा, रिजल्टेंट के बारे में ही बात करनी है। यहाँ पे भी हमारा जो सारा खेल है वो रिजल्टेंट, वेक्टर एडिशन हो रहा है ना, यहाँ पे हमको रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में ही सारा ज्ञान देना है, पर मैथमेटिकली चीजों को एक्सप्रेस करता है आपका। तो हमें आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बारे में ही बात करनी है यहाँ पे। तो पहला पहला है जॉइन टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड एंड फिर एंड तो नहीं सॉरी, कि मेक पैरेलल वेक्टर्स टू ड्रॉ
अ पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है देन द डायगोनल इन बिटवीन these vectors, these vectors is the resultant vector, is the resultant vector। ये इंग्लिश से ये इससे कुछ ज्यादा खास समझ में नहीं आता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं आपको। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, तो मैं ये बोल सकता हूँ, देखिए आपने क्या करना है, दो वेक्टर है, ए वेक्टर मान लो आपको हमेशा की तरह ऐसे दे रखा है, और बी वेक्टर मान लीजिए आपको इस तरह से दे रखा है। अब इसने क्या कहा, इसने आपसे ये कहा कि आप दोनों वेक्टर के टेल्स को ज्वाइन कर दो पहले, तो ये टेल और ये टेल इसको ज्वाइन कर दो। आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। मान ली मैंने ए बना दिया नीचे इस तरह से, और मैंने बी बना दिया इस तरह, एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा डायग्राम ठीक भी कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने ए वेक्टर बना दिया ऐसे, और मैंने बी वेक्टर बना दिया आपका ऐसे। ठीक। अब उसने ऐसा कहा है कि इस तरह से आप इन चीजों को ड्रॉ पैरेलल वेक्टर्स और बनाइए जिससे कि आपका पैरेललोग्राम बन जाए। तो बेटा पैरेललोग्राम कब बन सकता है आपका इनके केस में, जब आप इस यहाँ पर एक वेक्टर बनाओ जो कि ए के पैरेलल हो, जो कि नीचे वाले के पैरेलल हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से एक ऐसे वेक्टर बनाओ जो कि आपका बी के पैरेलल हो। तो ये आपके सामने क्या बनकर तैयार हो गया, आपके सामने एक पैरेललोग्राम सा बनकर तैयार हो गया। चलिए ठीक है, लेकिन याद रखना ये जो है आपने जो बनाए हैं ये एक्स्ट्रा बनाए हैं, मेन आपके कौन से हैं, मेन आपके ये है। ठीक है, मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा। ठीक है, ये जो आपने मेन बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपने क्या किया इस तरह से, एक सेकंड, इस तरह से आपने वेक्टर बनाया तो है, पर उसको डैश डैश, क्योंकि मेन वेक्टर आपके ये वाले हैं जो पहले से बने हुए हैं, और ऐसे आपने ये बनाया। खास बात ये है कि शिफ्टिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है तो ये भी ए ही होगा। ठीक है, अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, बी ही होगा, क्योंकि आपके डायरेक्शन ऑफ मेंटल कुछ सेम है। तो ये पैरेललोग्राम सामने तैयार हो गया। फिर बोल रहा है कि इनके बीच में से निकलने वाला जो वेक्टर है यहाँ से, इनके बीच से डायगोनल दो होते हैं, ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल होता है, पर इनके बीच से निकलने वाला डायगोनल कौन सा है, ये वाला है। तो इनके बीच से निकलने वाला जो डायगोनल होगा उसको हम आपका बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब मेरा कहने का कि ये जो डायगोनल आपका सामने बन के आएगा ये वाला, दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो वेक्टर आपको बन के आया है ये आपका आर वेक्टर होगा, जो कि क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर। अब अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से यहाँ से आपने क्या किया, आप रिप्रेजेंट भी कर पा रहे हो। अब आप मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस करो, क्योंकि मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला बेटा आपको याद करना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, तो उसको मैं मॉड आर लिख रहा हूँ, या फिर आर लिख रहा हूँ सिंपली। तो आपको क्या दिया होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया होगा जो कि आपका ए होगा सिंपल, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया होगा जो सिर्फ बी होगा। ठीक है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है जो कि आर है, और आपको ये इन दोनों के बीच का क्या दे रखा होगा, आपको एंगल दे रखा होगा। दो वेक्टर के बीच का क्या दे रखा है बेटा, आपको एंगल दे रखा होगा, थीटा। तो मैं वहां पे क्या लिख सकता हूँ आपका, मैं वहां पे लिख सकता हूँ इसका फॉर्मूला जो निकल के आता है, वो निकल के आता है आपका, प्रूफ मैं बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है, अभी मन करे तो पूछे ना, तो मैं अलग से बता दूंगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स आपका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का ये। और डायरेक्शन को हम एक दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। डायरेक्शन को हम बोलते हैं आपके इस तरह से कि मैं क्या करता हूं कि मुझे जब ए वेक्टर के बारे में सब कुछ पता है, तो मैं अगर ए वेक्टर से आपका ये फाई बता दूं, तो मैं बता दूंगा डायरेक्शन कहाँ है आर वेक्टर की, तो मैं बोलूंगा ए से फाई ऊपर। तो मैं यहाँ पे एंगल निकालता हूँ, तो टेन फाई का फॉर्मूला होता है आपका विच इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये बेटा आपको फॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे, और कुछ वो नहीं है कि भाई क्या करना क्या नहीं करना। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको ऐसे याद रखना, क्योंकि अगर आगे जाके कहीं भी फिजिक्स में पढ़ना है तो ये फॉर्मूला आपको पीछे पीछे पड़ा रहेगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला कभी कभी आप पूछते हैं, कभी कभी नहीं पूछते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आपके फिजिक्स में काम है इसका। तो फाई, हम इस फाई को निकाल लेते हैं। ये फाई हमें क्या दे रहा है, आपकी डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो आपका मैग्नीट्यूड है वो आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए विदाउट फेल, तभी आप चीजों को आगे समझ पाओगे। तो ये हो गया आपका बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों को यहाँ पे समझते हैं। तो बेटा अगर बात करें आपके वेक्टर्स की, ठीक है, वेक्टर्स की हम बात करें, तो वेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के लिए आपको इस चैप्टर 4 के हिसाब से आपको वेक्टर्स इतना ही पढ़ना है। बाकी वेक्टर्स में इसके बाद आता है आपका वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, आपका मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो इसमें दो तरह के मल्टीप्लिकेशन आपको देखने होते हैं, वेक्टर और वेक्टर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है ये। तो उसमें हम बात करें तो एक एक होता है जिसको हम बोलते हैं आपका डॉट प्रोडक्ट,
ठीक है, जिसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, आपका स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं आपका क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम दूसरे नाम से आपका वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट की या स्केलर प्रोडक्ट की जो मैंने वीडियो है बेटा वो बनाकर डाल रखी है आपकी, इसको हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ते हो, डॉट प्रोडक्ट और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ते हो, वर्क निकालने के लिए वहां पढ़ते हो। तो इसकी जो वीडियो है वो यूट्यूब पे मैंने पहले डाल चुकी है, मैं आपको लिंक भी भेज चुका हूँ, आपको दिख भी जाएगी, तो आप देख चुके हो। क्रॉस प्रोडक्ट को जो है बेटा हम रोटेशनल मोशन में जाके पढ़ेंगे। आप जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको रोटेशनल में जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ने वाले क्योंकि इस चैप्टर में इसकी जरूरत भी नहीं है, और ना क्योंकि थोड़ा सा अच्छा भी होता है, बड़ा टॉपिक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम आपका चैप्टर जो आएगा रोटेशनल मोशन में वहां जाके पढ़ेंगे, तो उसकी वीडियो जब आएगी उसमें डाल दूंगा। तो एज ऑफ नाउ अभी जो वेक्टर का पार्ट है आपको इस चैप्टर के लिए इतना ही सफिशिएंट है, जितना मैंने पढ़ाया। एडिशन से आपका काम चल जाएगा, उससे आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। आई होप कि जो वेक्टर का पोर्शन हमने अभी तक पढ़ा है ये आपको थ्योरेटिकली अच्छे से समझ में आया होगा।